हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने नेतृत्व क्या है और नेतृत्व के विषय में बेसिक जानकारी ली थी। शैक्षिक नेतृत्व क्या है, आज हम लोग देखेंगे शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्या हैं, क्यों शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व किया जाता है। तो शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, रिटन नोट्स बना नहीं पा रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। और मेरा प्रयास ये है कि आपको डेली दोनों पेपरों का वीडियो मिल जाए एक एक। तो इसलिए बुक से ही जो इम्पोर्टेंट है पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है शैक्षिक नेतृत्व के कार्य में किसी भी संगठन का कार्य संचालन करने के लिए नेतृत्व शक्ति की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, कोई भी समूह है, संगठन है, संस्था है, तो उसका कार्य सही तरीके से चले, उसका संचालन सही तरीके से चले, इसलिए नेतृत्व शक्ति की उपयोगिता हमें समझ में आती है। नेता अपनी सूझबूझ से अनेक कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों को करता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों के संबंध में विभिन्न विचारों के विभिन्न विचार हैं। तो आइए देखते हैं। एक आपकी ये है रेम्ससेयर। ठीक है, रेम्ससेयर के अकॉर्डिंग ही हम लोग देख रहे हैं। पहले इन्होंने नेतृत्व के कार्यों तथा उसके व्यवहारों के संबंध में अध्ययन किया। रेम्ससेयर का नाम आप लोग याद रखना। इन्होंने शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों तथा उसके व्यवहार के संबंध में अध्ययन किया है। इनके अनुसार शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता जो है या उसका जो कार्य है वो 9 क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। कौन कौन से 9 क्षेत्र हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्षेत्र है कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना। ठीक है, जो भी संस्था या संगठन में जो भी कार्य है, तो कार्य कर किस लिए रहे हैं, कोई भी कार्य किस लिए किया जा रहा है, उसका उद्देश्य निश्चित करना। ठीक है, अगला है नीति निर्धारित करना कि कार्य कैसे करना है, उसकी नीति निर्धारित करना। अगला है कार्यों का निश्चय करना कि कौन कौन से कार्य हमको करने हैं। अगला है प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है प्रभाव का मूल्यांकन करना कि भाई हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है, उस चीज़ का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। नेक्स्ट है समाज के शैक्षिक साधनों का उपयोग करना। समाज में जो भी है जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है या शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग है, उन साधनों का प्रयोग करना। समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना। समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं या जिनका दृष्टिकोण है, दूरदर्शी दृष्टिकोण है, समाज सुधारक हैं, उन व्यक्तियों का शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग लेना। नेक्स्ट है संबंधित तथा शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विनिमय करना। जो भी कार्य आपने लिया है, जो भी विषय वस्तु आपने ली है, जिस पर आप वर्क कर रहे हो, उससे रिलेटेड अपने समूह में जो आपने ग्रुप बनाए हैं उसमें डिस्कशन ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो ये 10 कार्य हैं समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना और संबंधित तथा शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विनिमय कर लेना। यानी आपस में जो भी आपने कमेटी बनाई हुई है, संस्था बनाई हुई है, उसमें जो भी कर्मचारी हैं उनसे आपस में डिस्कशन कर लेना। तो ये 10 कार्य बनाए हैं रेम्ससेयर ने, 10 क्षेत्र गिनाए हैं जिसमें कार्यों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। रेम्ससेयर तथा अन्य के समान ही ग्रेग ने, अब देखिए ग्रेग ने नेतृत्व के कुछ प्रमुख कार्यों को स्पष्ट किया है। जैसे रेम्ससेयर ने 10 कार्य बताए हैं, उसी तरीके से ग्रेग ने भी आपके ये 8 कार्य बताए हैं, जो कि आप देख लीजिएगा। 8 कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य है निर्णय लेना। ठीक है, यानी जो भी शैक्षिक नेतृत्व कर रहा है शैक्षिक नेतृत्व के क्षेत्र में, ठीक है, जो नेता है उसको सबसे पहला कार्य है वो क्या है, निर्णय लेना। ठीक है, अगला है योजना बनाना। किसी भी कार्य की योजना बना लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बिना योजना के अगर कोई कार्य प्रस्तुत किया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा, तो वो सही से संचालन उसका नहीं हो पाएगा। जैसे हाल ही के 2 एग्जाम्पल दें। एक अभी जो किसान के लिए 3 बिल आए थे, यूजफुल थे, लेकिन सरकार जो थी उसने टेंडम बिल लागू किए, लोगों को वो बिल समझाए नहीं। जैसे अभी ये अग्निवीर योजना आई, काफ़ी लोगों इसके उसमें काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, ट्रेनें बसें जला दी गई। तो ये क्या है कि ये आपने
कार्य लिया, लेकिन उस कार्य को, उसकी योजना सही नहीं बनाई कि इसका प्रस्तुत कैसे करना है, योजना को लोगों को कैसे समझाना है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी कार्य की योजना बना लेना ज़्यादा बेहतर है, ताकि कार्य जो है वो सही तरीके से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। अगला है व्यवस्था करना, ठीक है। एक शैक्षिक नेतृत्व के क्षेत्र में अगला कार्य जो है वो क्या है, व्यवस्था करना। जो भी, चाहे व्यक्तियों की व्यवस्था करना हो, चाहे वस्तुओं के अरेंज करना हो, चाहे संस्था का संचालन करना हो, सब व्यवस्था करना के अंतर्गत आता है। अगला है विचार विनिमय करना। जो किसी भी मुद्दे पर जो भी आपने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप से, चाहे सोशल हो चाहे संस्था से रिलेटेड हो, उनमें आपस में विचार विनिमय करना जरूरी है, विचारों का आदान प्रदान करना जरूरी है, डिस्कशन करना जरूरी है। अगला है प्रभाव डालना। नेता जो है प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है। समाज पर, संस्था पर उसका प्रभाव जरूर होना चाहिए। अगर प्रभावशाली नेतृत्व नहीं है तो कोई उसकी बात ही नहीं सुनेगा। अगला है समन्वय करना। चीज़ों के, वस्तुओं के मध्य, व्यक्तियों के मध्य, स्थितियों के मध्य समन्वय करना या समायोजन करना, ठीक है। ये भी नेतृत्व का प्रमुख कार्य है। अगला है जो भी आपने कार्य किया है उसका मूल्यांकन करना। तो ये ग्रेग महोदय ने 8 कार्यों का उल्लेख किया है और रैमसेयर ने 10 कार्यों का। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रभावपूर्ण शैक्षिक नेतृत्व के कार्य। प्रभावपूर्ण शैक्षिक नेतृत्व, अभी तक हम लोगों ने शैक्षिक नेतृत्व के कार्य पढ़े थे, लेकिन प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है और उसके कार्य क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए दिया है कि शैक्षिक नेतृत्व के कुछ कार्यों का वर्णन किया जा चुका है ऊपर। इन सभी कार्यों को शैक्षिक नेताओं द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट गुण हैं या विशिष्ट कार्य हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला कार्य आपका है वो है सुनिश्चित योजना बनाना। पहला कार्य क्या है, सुनिश्चित योजना बनाना। एक सेकेंड, पहला कार्य है सुनिश्चित योजना का निर्माण करना। कोई भी आपने उद्देश्य निश्चित किया है कि भाई हमें इस जगह परिवर्तन करना, ये चीज़ लागू करना, तो उसके लिए क्या होगा, आपको सही योजना बनाना आवश्यक है। अगर आप सही योजना नहीं बनाएंगे, हमने ऊपर अभी 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक किसान के 3 बिल और दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया जो ये अग्निवीर योजना लागू की गई, इसमें सही योजना नहीं बनाई गई, इसलिए तो इतना ज़्यादा सरकार को झेलना पड़ा। अगर सही तरीके से योजना बना करके कार्य को संपादित करते, कार्य को करते, तो निश्चित है कि किरकिरी नहीं होती, समझ रहे हैं, और अच्छी तरीके से होता। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि योजना जितनी सुदृढ़ तथा सुनिश्चित होगी, कार्य में उतनी ही सफलता मिलेगी। जितनी अच्छी योजना आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कार्य जो है वो सही होगा, ठीक है। उद्देश्य प्राप्ति एवं सफलता के लिए नेता को अत्यंत कुशलतापूर्वक योजना का निर्माण करना चाहिए। वही अच्छा नेता है जो सही तरीके से योजना का निर्माण कर पाता है, समझ रहे हैं। अगला देख लीजिए, वित्तीय कार्यकुशलता। अब क्या है कि धन को आपको कैसे खर्च करना है, कैसे अचीव करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी आपको किस तरीके से, जैसे देखिए भवन निर्माण, पुस्तकालय, क्रीड़ा, सांस्कृतिक कार्य आदि पर होने वाली धनराशि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और बजट बनाने तथा उसे भली प्रकार समझने में प्रवीण होना चाहिए। कौन? एक प्रभावी नेता। समझ रहे हैं कि धन आना तो चलिए आम बात है, लेकिन धन को सही जगह खर्च करना ये खास बात है। तो ये गुण एक प्रभावी नेता के अंदर, ये कार्य जो है एक प्रभावी नेता को करना चाहिए। अगला देखिए, विकास कार्यों में निरंतरता। एक जो नेता होता है उसको क्या है, निरंतर अपनी संस्था का विकास करना चाहिए, जहाँ जिस भी क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ है, और विकास किस तरीके से हो इस पर सदैव चिंतन करना चाहिए, लोगों से डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के जो भी सेक्टर से दिया गया है उस क्षेत्र में उसे निरंतर विकास की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। आगे देखिए, संस्थागत प्रशासन। अब देखिए संस्थागत प्रशासन के अंतर्गत क्या आएगा। संस्थागत प्रशासन क्या होता है, शैक्षिक नेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है उस संस्था के प्रशासन को ठीक रखना जिसका उत्तरदायित्व उसके कंधों पर होता है। यानी जिस भी संस्था के लिए आप चुने गए हो उस संस्था का कार्यभार जो है वो सही तरीके से चले, ये
आपकी जिम्मेदारी है। विद्यालय की अनेक गतिविधियां होती हैं, जैसे कौन कौन सी होती हैं? शिक्षण कार्य, कार्यालय संबंधी कार्य, पुस्तकालय, क्रीडा कार्य, शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय से संबंधित कार्य, समाज के व्यक्तियों से संपर्क रखना आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिसके संबंध में नेता को सदैव जागरूक रहना चाहिए, तभी एक संस्था जो है वो सही रूप से संचालित हो पाएगी। तो संस्थागत प्रशासन का कार्य भी एक प्रभावी नेता को करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नियुक्ति एवं चयन का। नियुक्ति एवं चयन करना भी एक प्रभावी नेता को आना चाहिए, ये उसका कार्य है। ठीक है, क्या करना है? देखिए, संस्था का संपूर्ण कार्यभार और योगदान की नियुक्ति जो है वो किस पर आश्रित है? वो आश्रित है नेतृत्वकर्ता पर। योग्य शैक्षिक नेता को ये स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि किस वेतनमान में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त होने वाले हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि रिटायरमेंट का कि कितने 2000 जैसे मान लीजिए 22 चल रहा है, 2025 तक जिस संस्था को नेतृत्व करा उसमें कितने कैंडिडेट जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं, कितना उनका वेतन है उस टाइम। ठीक है, तथा रिक्त पूर्ति हेतु योग्य एवं परिपूर्ण अध्यापकों की नियुक्ति करनी है। नियुक्ति प्रोन्नति के नियमों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मान लो रिटायरमेंट हो रहा है, उसको पहले से ही चिंता होनी चाहिए कि 2025 में हमारे यहाँ से 2 या 3 कैंडिडेट रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह हम किसको पदोन्नति कर दें, यानी पदोन्नति की प्रक्रिया भी उसको आना चाहिए। दूसरा बात कि हम पहले से ही शिक्षकों की नियुक्ति के विषय में सोचने लगें और अपना जो सिस्टम है वो बनाने लगें कि हमें उनके रिटायरमेंट से पहले शिक्षकों की नियुक्ति कर लेनी है, ताकि शिक्षण व्यवस्थाएं जो हैं वो सही तरीके से चल सकें। देखिए, ये जिस नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको योग्य और कुशल अध्यापक चाहिए। केवल मार्कशीट के अंकों के आधार पर आप योग्य और कुशल अध्यापक नहीं अरेंज कर पाएंगे। आपको अगर संस्था की उन्नति चाहिए तो इसमें थोड़ा सा चयन में ध्यान देना है कि जो टीचर आप ला रहे हो वो शैक्षणिक विषय के साथ साथ उसे पाठ्यगामी क्रियाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे संस्था की उन्नति हो। तो नियुक्ति एवं चयन का ज्ञान भी एक नेतृत्वकर्ता को आना चाहिए, ये उसका प्रमुख कार्य होना चाहिए। अगला देखिए, छात्रों के प्रवेश की योजना। कुछ छूट रहा है क्या? नहीं है। चलिए, छात्रों की प्रवेश की योजना ये देख लीजिए। छात्रों की प्रवेश की योजना ये भी उसका एक कार्य है प्रभावी नेता का। संस्था की सामर्थ्य अनुसार छात्रों को प्रवेश देने की योजना बनाना नेता का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कि यानी जैसे मान लीजिए मेरे संस्था में 1000 छात्र क्षमता है, तो अब 1000 छात्रों को प्रवेश कैसे देना है, इस चीज़ की योजना बनाना एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए अध्यापकों की समिति का निर्माण करना। ठीक है, कि प्रवेश भाई कैसे हो, सभी उसके लिए एक समिति बनाना। प्रवेश के लिए परीक्षा आदि की योजना बनाना कि प्रवेश किस तरीके से करना है। छात्रों के पुराने चारित्रिक तथा शैक्षिक प्रमाण पत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। जो छात्र आपके यहाँ आ रहे हैं वो उनका बैकग्राउंड कैसा है शैक्षिक और चारित्रिक, उसको देखना। कुछ अच्छे वक्ता, कुशल खिलाड़ी तथा पाठ्येतर क्रियाओं में अग्रणी छात्रों को प्रविष्टि करने में प्रधानाचार्य को सजग रहना चाहिए। यानी ये ध्यान देना चाहिए कुछ ब्रिलियंट स्कॉलर भी आपके विद्यालय में आए, जिससे विद्यालय का रिजल्ट जो है वो बेहतर रहे। ठीक है, तो छात्रों के प्रवेश की योजना का जो कार्य है वो भी एक प्रभावी नेता को आना चाहिए। आगे देखते हैं, लास्ट है विद्यालय भवन तथा साज सज्जा। विद्यालय भवन तथा साज सज्जा का ज्ञान भी प्रभावी नेता को होना चाहिए। कैसे? क्योंकि विद्यालय के निर्माण का उत्तरदायित्व शैक्षिक नेता पर ही होता है। भाई जो धन आ रहा है उसको टीचरों का वेतन निकालना, अन्य मेंटेनेंस चार्ज निकालने के साथ में विद्यालय भवन का निर्माण भी जुड़ा हुआ है। भवन का बनना, उसकी मरम्मत करना तथा आवश्यकता के अनुसार उसका विकास करना प्रधानाचार्य के मुख्य कार्यों में सम्मिलित होता है। एक और इम्पॉर्टेंट काम है, वो क्या है? भवन निर्माण के साथ साथ भवन निर्माण किससे करवाना है? योग्य इंजीनियरों से कराना है। ठीक है, और दूसरा, केवल भवन निर्माण करने से शैक्षिक नेता के कार्य की सिद्धि नहीं होती है, इसका कार्य समाप्त नहीं होता है, बल्कि और क्या करना है कि प्रत्येक विषय तथा विभाग
के लिए साज सज्जा का प्रबंधन करना भी आवश्यक है। जैसे आपके यहाँ जो साइंस की लैबें होनी चाहिए, आर्ट्स के जो जैसे कला है, गृह विज्ञान है आदि विषयों के कमरे, पर्याप्त शिक्षण सामग्री इस प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिए जिससे आगंतुकों तथा अतिथियों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हो। एक तो बच्चों को सहूलियत हो वो तो है ही, अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए और सामग्री भी होना चाहिए। तो विद्यालय भवन तथा साज सज्जा का कार्य भी एक प्रभावी नेतृत्व के अंतर्गत आता है। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रभावी नेता। अभी तो हम लोगों ने देखे थे प्रभावपूर्ण नेतृत्व के कार्य, अब हम लोग देखेंगे प्रभावी नेता के गुण। एक प्रभावी जो नेता होता है, जो दूसरों पर अपना प्रभाव डालता है, अपनी छाप छोड़ता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयर्स महोदय ने शैक्षिक नेता में 10 गुण बताए हैं कि इन्होंने कहा है कि शैक्षिक नेता के अंदर 10 गुण होना चाहिए। कौन कौन से 10 गुण होना चाहिए देखिए इन्होंने बताए हैं। पहला है अंतर्दृष्टि, एक प्रभावी नेता में अंतर्दृष्टि का गुण होना चाहिए। दूसरा है पहल करना, उसको किसी भी कार्य को आगे आके करने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए, उसका गुण है। अगला है सहयोग करना, आपने जो भी ग्रुप बनाए हैं, जो टीचर्स के या अन्य मेंबर्स के, सोशल मेंबर्स के जो ग्रुप बनाए हैं, उनको अगर कार्य करने में कोई समस्या हो रही है तो उनका सहयोग भी करना चाहिए, ठीक है। ये भी प्रभावी नेता का गुण है। अगला है मौलिकता, उसके अंदर मौलिकता भी होना चाहिए। अगला है महत्वाकांक्षी, वो महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए कि एक किसी भी कार्य को उसने किया, आगे उस कार्य को समाप्त करने के बाद वो बैठ जाए, ऐसा नहीं है। उस कार्य की समाप्ति से पहले ही वो अगली योजना बना ले, यानी वो महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए। अगला है संवेगात्मक स्थिरता, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला, बहुत जल्दी दुखी होने वाला, बहुत जल्दी क्रोधी होने वाला, ऐसा गुण उसके अंदर नहीं होना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण होना चाहिए। अगला है निरंतर कार्यरत रहना, हमेशा कार्यरत रहने वाला होना चाहिए, हमेशा कार्य करने योग्य होना चाहिए, ये भी गुण उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी दूसरे के भरोसे बैठकर आप किसी भी संस्था का संचालन नहीं कर पाएंगे। अगला है निर्णय शक्ति, कि किस जगह कब कौन सा निर्णय उचित होगा, ठीक है। ये निर्णय शक्ति भी होना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पर आपने अगर सही निर्णय न लिया तो फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। कहावत भी कही गई है कि का बरसा जब कृषि सुखानी, तो सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। ये भी गुण एक नेता के अंदर होना चाहिए। लोकप्रिय तो उसको होना ही चाहिए। अगला है संप्रेषण कौशल, उसको भाषाई कौशल बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ताकि बिगड़ी हुई बात को भी वो आसानी से बना ले। तो ये आयर्स महोदय के अकॉर्डिंग इन्होंने 10 गुण बताए हैं प्रभावी नेता के। अब हम लोग देखेंगे स्टॉकडिल के अनुसार, स्टॉकडिल ने 10 गुणों का उल्लेख किया है। स्टॉकडिल ने कौन से 10 गुण बताए हैं, इनके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम में आता है कि किसने कौन कौन से गुण बताए हैं। एग्ज़ाम में ये आता है कि स्टॉकडिल के अनुसार 10 गुण कौन कौन से हैं। पहला है सामाजिकता, प्रभावी नेता में पहला गुण जो है वो है सामाजिकता, उसे समाज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। समाज के साथ कैसे उठना बैठना, उसके साथ कैसे आचरण करना है, समाज के मूल क्या है, रीति रिवाज क्या है, इसका ज्ञान उसको होना चाहिए। दूसरा है पहल करना, उसको पहल करना आना चाहिए। प्रभावी नेता को दृढ़ निश्चय, किसी भी काम को पूरा करने का दृढ़ निश्चय उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। सावधानी व अंतर्दृष्टि, सावधान भी रहना चाहिए, निश्चिंत नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। और अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए, यानी सूझ भी होनी चाहिए, ठीक है। अगला है लोकप्रियता, लोकप्रिय होना चाहिए प्रभावी नेता। नेक्स्ट है सहकारिता की भावना, आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना होना चाहिए। अनुकूलता, ठीक है। देखिए समायोजन या अनुकूलन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे हर स्थिति फेस करनी पड़ती है। कभी कभी आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप विचलित हो जाओ, सांवेगिक रूप से अस्थिर हो जाओ, ऐसा नहीं, एडजस्टमेंट आना चाहिए, ठीक है, समायोजन आना चाहिए। अगला है वाक्पटुता, लैंग्वेज बहुत अच्छी होना चाहिए, ठीक है। और कार्य कैसे होगा ये जानना। ये 10 गुण बताए हैं स्टॉकडिल महोदय ने से, ठीक है। अगला देखिए अन्य विद्वानों ने भी शैक्षिक नेता में अनेक गुणों का होना स्वीकार किया है। तो क्या स्वीकार किए हैं, देखिए कंक्लूजन टाइप में अन्य विद्वान होते हैं जो सभी का देख करके फिर देते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताए हैं। पहला गुण बताया है
स्वयं का आकलन करना, देखो दूसरों का आकलन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन स्वयं का आकलन करना भी प्रभावी नेता का एक प्रमुख गुण होता है कि भाई मैं कैसा हूँ, अपनी अच्छाइयों बुराइयों को जानना। नेक्स्ट है तीव्र समझ, उसके अंदर तेजी से किसी चीज़ को समझने की शक्ति होनी चाहिए। अगला है समूह की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके सुख और दुख के प्रति आप, उनकी आवश्यकताओं के प्रति आपको उत्तरदायी रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगला है संगठन को समझने वाला होना चाहिए, अपने समूह को समझने वाला होना चाहिए। अगला है सीखने वाला, निरंतर सीखने वाला, ठीक है, क्योंकि आपके राधा कृष्ण महोदय ने बोला है कि एक शिक्षक को सदैव एक छात्र बने रहना चाहिए, नहीं सदैव सीखने वाला होना चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ हो सकती है, तरक्की हो सकती है। अगला है आपसी तालमेल वाला होना चाहिए, यानी समूह के साथ सही संबंध होने चाहिए उसके। अगला है प्रेरणा देने वाला, यानी दूसरों को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। अगला है उद्देश्य निर्धारित करने वाला, किसी भी कार्य के पीछे का मतलब क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ये निर्धारित करने वाला होना चाहिए। ये प्रभावी नेता के गुण हैं। अगला देखिए, तान्या प्राइब ने अपने लेख में एक अच्छे नेता के लिए कुछ अन्य गुणों को आवश्यक माना। ये गुण कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है ईमानदारी, प्रभावी नेता ईमानदार होना चाहिए, प्रतिनिधित्व का गुण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रेषण कौशल आना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, गलती स्वीकार करने वाला होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आधे से ज़्यादा जंग आप जीत सकते हैं। जो भी कार्य आप सोच रहे हैं आधे से ज़्यादा पूरा हो गया अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं। अगला है क्रियाशीलता, क्रियाशील होना चाहिए और अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता का गुण होना चाहिए और अंतर्दृष्टि का गुण भी होना चाहिए, सूझ का गुण भी होना चाहिए। प्रेरणादायक यानी मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। एक अन्य विद्वान ने शैक्षिक नेता के अंतर्गत निम्नलिखित गुणों का समावेश होना बताया है, जैसे कि क्या है देख लेते हैं। जैसे पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, ठीक है। एक अन्य विद्वान ने शैक्षिक नेता के अंतर्गत निम्नलिखित गुणों का समावेश होना आवश्यकता है। प्रेरणा और संप्रेषण के अतिरिक्त पी अक्षर से प्रारंभ होने वाले गुण स्पष्ट किए हैं, जैसे पर्सनालिटी हुआ, ठीक है, पजेसिव हुआ। इस तरीके से ये जो गुण आपके हैं ये आपके एक अन्य विद्वान के अकॉर्डिंग है। सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, कुछ लोग खास होते हैं। कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न सभी के ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अब कंक्लूज़न देख लेते हैं, सभी के अकॉर्डिंग कंक्लूज़न देख लीजिए। इस प्रकार अनेक विद्वान ने शैक्षिक नेता में अनेक गुणों का दिग्दर्शन बताया, यानी अनेक गुणों को बताया है। अब कंक्लूज़न क्या निकला वो देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कंक्लूज़न ये निकला सभी के अकॉर्डिंग कि शैक्षिक नेता का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है। शैक्षिक नेता का चरित्र आदर्श होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका ही चरित्र खराब होगा तो लोग उसका अनुसरण कैसे करेंगे। उसमें नैतिकता, सद्भावना, न्यायप्रियता, ईमानदारी आदि जैसे गुण होना आवश्यक है। नेक्स्ट है शैक्षिक नेता को व्यावसायिक और शैक्षिक दोनों प्रकार के ज्ञान का होना चाहिए, दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, व्यावसायिक ज्ञान भी होना चाहिए और शैक्षिक ज्ञान भी होना चाहिए। अगला है शैक्षिक नेता का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो सुगमता से समायोजन कर सके, यानी अच्छा अनुकूलन का गुण होना चाहिए। अगला है शैक्षिक नेता को पक्षपात रहित होना चाहिए तथा संस्थागत योजना का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कि संस्था कैसे चलाई जाती है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये चीज़ उसको आना चाहिए। अगला है शैक्षिक नेता में यह गुण होना आवश्यक है कि वह दूसरों के विचारों को सुने और उसके प्रति आदर भाव रखे, ये नहीं सिर्फ अपनी हुकूमत चलाता रहे। अगला है शैक्षिक नेता बोलने में अर्थात भाषण देने में और लेखन कला में दक्ष होना चाहिए, ठीक है। संप्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए उसका। नेक्स्ट है शैक्षिक नेता मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाला मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, नहीं तो दूसरों के रुचि, क्षमता, योग्यता को कैसे समझ पाएगा, ताकि बालक का विकास सुगमता से कर सके। इससे अतिरिक्त वह समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान रखने में भी सक्षम होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान भी उसको होना चाहिए। अगला है शैक्षिक नेता में आदर्शवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। उसका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उसका स्वभाव विनोदी होना चाहिए, हास्यप्रिय हो थोड़ा सा, ठीक है, सीरियस वाला नहीं तो लोग अपनी बातें नहीं बता पाएंगे उसको। और मिलनसार होना चाहिए, दूरदर्शी तथा प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, दूसरे जो है उससे मोटिवेट हों। नेक्स्ट है शैक्षिक नेता के कार्य के प्रति आस्था रखने वाला होना चाहिए।
और वह प्रशासनिक योग्यता में तथा जनतांत्रिक व्यवहार करने वाला होना चाहिए। प्रशासनिक योग्यता भी उसके अंदर होना चाहिए और जनतांत्रिक व्यवहार करने वाला भी होना चाहिए, यानी सामाजिक व्यवहार करने वाला होना चाहिए। अगला है शैक्षिक नेता में किसी भी कार्य को करने की पहल करने का गुण होना चाहिए और वह कार्य को करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए, उत्तरदायित्व का निर्वाह करने वाला होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, ये कंक्लूजन निकला है अकॉर्डिंग टू सभी जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक थे उनके अकॉर्डिंग। अब देख लीजिए प्रभावी नेता की विशेषताएं। प्रभावी नेता की विशेषताएं क्या हैं? देखो, वीडियो बनाने के लिए पहले PDF तैयार करना, उसको समझना, उसके बाद उसको भेजना थोड़ा सा काम होता है। तो आप लोग भी ये कर लीजिए कि वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपके इस कॉलेज के फ्रेंड हैं या अदर कॉलेज के भी हैं उनको भी सजेस्ट कर दो वीडियो। क्योंकि एक चीज़ सुन लो कि जैसे जो बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में 70, 72 या 80 के नीचे जिन्होंने नंबर अचीव किए हैं और कॉलेज से उनको नंबर जो हैं वो 90% से ऊपर प्रैक्टिकल में दिए जा रहे हैं, तो ये गलत काम है। समझ रहे हैं? ना आपके ऊपर ऑब्जेक्ट आए ना कॉलेज वालों के ऊपर ऑब्जेक्ट आए, क्योंकि नियम ये होता है कि थ्योरी के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे। और आपकी 3rd सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए आप लोग, है ना। प्रयास ये करिए कि सभी के मार्क्स सबके बार 80+ आएँ, 80 के नीचे कोई भी नहीं होना चाहिए, बल्कि टारगेट जो है वो 90 लगाओ तो 85, 86 तक अचीव करेंगे आप लोग। समझ रहे हैं? तो अच्छे अगर नंबर लेना है तो अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए देखते हैं विशेषताएं क्या हैं प्रभावी नेता की। तो पहली विशेषता देख लीजिए, एक प्रभावी नेता जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी है प्रभावी नेता की विशेषता यह है कि वह स्वयं नियंत्रित रहता है। ठीक है, स्वयं नियंत्रण में रहे, कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे लोग उसके ऊपर उंगली उठाएं कि भाई तुम ही सही नहीं कर रहे हो तो हम क्या करें। अगला है प्रभावी नेता प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल करने वाला होना चाहिए, यानी सभी की केयर करने वाला होना चाहिए। अगला है वह नरम और संतुलित रहता है, यानी संवेगों पर नियंत्रण है उसका। अगला है वह कार्य के प्रति दृढ़ और अडिग रहता है। ठीक है, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। अगला है वह स्वयं और उसके कार्य प्रेरणास्पद होते हैं, दूसरों को मोटिवेट करने वाले होते हैं। अगला है प्रभावी नेता में स्वच्छ अपराध स्वीकृति होती है, यानी अपनी गलती को तुरंत मानने वाला होना चाहिए, तभी वो प्रभावी नेता है। नेक्स्ट है वह अंतर्ज्ञानी और नैतिक, यानी उसका दृष्टिकोण जो है दूरदर्शी होना चाहिए और नैतिक होना चाहिए। अगला है वह विनोद प्रिय, यानी हास्यप्रिय होना चाहिए, मुँह लटकाए रहने वाला नहीं होना चाहिए और अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो ये प्रभावी नेता की विशेषताएं हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे नेतृत्व के सिद्धांत। नेतृत्व के सिद्धांत कर हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, और आपको डेली ही ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।